हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखिए, 31 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य होता है। और बात करें भाषा के आधार पर गठित होने वाले दूसरे राज्य की, तो वह गुजरात होता है। और गुजरात जो होता है वो गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय आपात के बारे में बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352। देखिए, जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 352 के तहत भारत या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। देखिए, वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में करता है, तो जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में वह भारत या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। और बात करें जो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है वो किस संविधान से लिया गया है, तो यह जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया है। और बात करें अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है, तो कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में भारत और चाइना युद्ध के समय की गई थी। इसके अलावा दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है वो 1971 में भारत और पाक युद्ध के समय की गई थी। और तीसरी जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी वह आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी और यह इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, जो राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है और संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द को जोड़ा जाता है जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता होते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का मूल आत्मा एवं कुंजी भी कहा जाता है। और अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है और वह 42वां संविधान संशोधन है। इसके अलावा जो बात करें, जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना का विचार है उसे किस संविधान से लिया गया है, तो उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते कौन है, तो यह सरकार के कार्यों का लेखा जोखा करने वाले होते हैं। और इनके जो पद का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 148 में इनके पद का प्रावधान है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको इनके पद से हटा भी सकता है। इसके अलावा वर्तमान में जो भारत के कह सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह गिरीश चंद्र मुर्मू है। और बात करें जो प्रथम महालेखा नियंत्रक परीक्षक थे तो वह वी नरहरि राव थे और इनको शॉर्टकट में कैग कहा जाता है, CAG कैग, जिसका फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। देखिए, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन अधिनायक है। और इसको लिखा किसने है, तो ये भी याद रखिएगा, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा गया है। और इसको जो
भारत का राष्ट्रीय गान था उसको पहली बार कब गाया गया था? तो इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। देखिए उसी टाइम जॉर्ज पंचम जो होते हैं वो भारत में आए रहते हैं और उसी टाइम इसको गाया जाता है। इसके अलावा बात करें एक किस गीत से लिया गया है, तो देखिए ये जो टैगोर द्वारा रचित एक बांग्ला भाषा में लिखा गया एक गीत है, भारतो भाग्यो विधाता, यह उसी में से लिया गया और इसको गाने में जो समय लगता है वह 52 सेकंड लगता है। ये भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत जो है उसको गाने में 65 सेकंड का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है, प्रथम बैठक के बारे में बात कर रहा है तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन सी। देखिए जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यह कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में। उस टाइम जो जगह का नाम होता है वह कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होता है, उसको वर्तमान में भारतीय संसद के रूप में जाना जाता है। देखिए और उस टाइम जो पहली बैठक होती है उसी में इसके अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जिसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और बात करें जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ये भी कई बार मैं जन नॉलेज के लिए बता देता हूं आपको, कुल 207 सदस्य थे जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो उसके कार्यों को संचालन करने यानी उसके विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी। उस टाइम कुल 13 समितियां बनाई गई थी और उसमें से जो संघीय समिति थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह झंडा समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भीमराव अंबेडकर आप सभी को पता होगा कि यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1951। देखिए भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन किया जाता है वो 1951 में किया गया था और उस टाइम इसमें परिवर्तन क्या क्या किया जाता है, जैसे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित याचिकाओं एवं देशद्रोह के मामलों में इसमें परिवर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैंने अभी जस्ट आप सभी को यह बताया था, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 148। देखिए जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद दिया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां से शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है नागौर। देखिए ऑप्शन ए इसका सही है, नागौर। और नागौर है कहाँ? तो ये राजस्थान का एक जिला है। और बात करें जिले मतलब गांव का क्या नाम था, तो गांव का नाम बगधरी था। ये भी याद रखिएगा कि बगधरी गांव का नाम बगधरी और जो जिला होता है नागौर होता है और ये कहाँ है? राजस्थान में। यहीं पर 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू के द्वारा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। और बात करें दूसरी बार कहाँ पर इसको शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। दूसरा मतलब पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो दूसरा राज्य होता है वो आंध्र प्रदेश होता है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से जो पंचायती व्यवस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और मैं एक बात और याद रखिएगा, जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957, यह पंचायती राज व्यवस्थाओं से ही संबंधित है। अर्थात जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्थाओं का हम स्वरूप देख रहे हैं कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो ये सुझाव दिया था वह बलवंत राय मेहता समिति ने ही दिया था, जिसका गठन 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1982। और कहां पर किया गया था? तो केरल में। ये भी याद रखिएगा, भारत में पहली बार 1982 में केरल में ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानूनों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है
10वीं अनुसूची ऑप्शन सी। देखिए जो दल बदल संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वो अनुसूची 10 में रखे गए हैं और इनको भारत मतलब किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, तो 1988 में 92वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसके माध्यम से इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध से। तो देखिए जो सरकारिया आयोग है वह क्यों बनाया गया था, तो इसका उद्देश्य था कि जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो मौजूदा व्यवस्थाएं चल रही थी उनकी जांच करना था। और इसको सरकारिया आयोग क्यों कहा जाता है, तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं वे न्यायमूर्ति RS सरकारिया थे, इन्हीं के नाम पर इसका आयोग का नाम पड़ता है सरकारिया आयोग। और इसका गठन कब किया गया था, तो भी याद रखिएगा कि 9 जून 1983 को 9 जून 1983 को इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग की जा सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कभी नहीं। यह हमेशा याद रखिएगा। देखिए जो राज्यसभा होता है वह एक अस्थाई सदन है। इसके जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वह प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष, यानी प्रत्येक 6 वर्ष बाद कुछ सदस्य इसमें से रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा होता है वो रिटायर हो जाते हैं। और इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और जो राज्यसभा का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा 80 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। देखिए लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार दिया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को दिया गया है। और यह किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह लोकसभा को भंग करता है। और जो लोकसभा का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और मैं आप सभी को बता दूं इसको निम्न सदन, जनता का सदन और लोगों के प्रति उत्तरदायी सदन माना जाता है। और जो इसका नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात इसका जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है। और यह सामूहिक रूप से जो लोकसभा होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। देखिए और एक कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 3 नवंबर 1946 को भारत आया था। देखिए जो इसमें प्रावधान किया जाता है, जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है तो उसमें कुल 389 सदस्य रखे जाते हैं। और ये 389 सदस्य किस आधार पर रखे जाते हैं, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए उस टाइम जो आयोग आता है वह प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनने की बात करता है। तो उस टाइम जो भारत की जनसंख्या होती है वो लगभग 39 करोड़ के आसपास होती है। तो ऐसे ही प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति उनको चाहे जब चाहे उनके पद से हटा सकता है। और इनका सामान्यतः जो कार्यकाल माना जाता है वो 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना रहे, अगर 5 वर्ष दिया रहे तो इनका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष ही माना जाता है। और बात करें राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसकी आयु जो है वह निम्नतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और जो राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, तो मैंने इसको शुरू में ही बताया था कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है इसके आधार पर यदि राष्ट्रपति चाहे तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और देखिए भारत की खुशनसीबी है कि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, अर्थात वित्तीय संकट खड़ा नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है
35 वर्ष। राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है तो 35 वर्ष, राज्यपाल के बारे में बात करें तो भी 35 वर्ष। देखिए, इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, और इस योग्यता में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और जो इसकी योग्यता का संबंधित शर्तें एवं प्रावधान किए गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किए गए हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि जो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के सदस्यों की आयु जो है वह 30 वर्ष है, और जो राज्यपाल होता है मैंने भी बताया उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है 12 सदस्यों को। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। देखिए, और यह प्रावधान जो राज्यसभा का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। देखिए, जो राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है वह 250 होती है, जिसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और बात करें राज्यसभा को तो उच्च सदन, अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।